सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अभी हमने वीकेंड पे हमारा कंपाइलेशन कवर करा था, जिसमें हमने जो भी वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी वेरियस हमारे जीएस टॉपिक की, वो सब हमने कवर करा था। तो अब हमारा वापस कंटिन्यू करते हैं हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस। तो बेसिकली मैंने इस वाले में कोशिश करी है आपकी 19 से लेके जो भी 21 में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है वो सब हम इसमें आज कवर करेंगे। और धीरे धीरे जो भी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ है वो हम पूरे हफ्ते में कवर करते रहेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंडेक्स रहेगा, हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अभी कुछ जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं पार्लियामेंट को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन एक पीएफएस, क्या होता है पीएफएस, क्या होता है टेफ्लॉन फ्लू, वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन हमारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट 2024 की रिलीज कर दी गई है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या ट्रेंड रहे हैं, इंडिया का क्या लाई करता है, इंडिया की क्या भी डिमांड है एनर्जी की। देन हमारे दो स्पीशीज से रिलेटेड आर्टिकल आया, अफ्रीकन पेंगुइन आपका हुलन गिबन के ऊपर। देन हमारा लास्ट आया ट्राइबल के ऊपर, सोलिगा ट्राइब इंडिया का, उस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, उसका हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन करेंगे और थोड़ा देखेंगे क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, इसमें बात करी गई थी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। तो अभी हुआ क्या है, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने पार्लियामेंट को कुछ आदेश दिए हैं कि आप लोग है ना चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जो डाटा शो कर रहा है ना, वो अभी भी ये शो कर रहा है कि कोरोना के टाइम ना काफी चाइल्ड मैरिज के नंबर बढ़ गए थे। अब जैसे वेरियस न्यूज ये कवर करी गई थी, इसमें सब में ये बोला गया है कि जो अपना जो बिल आया था 20, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, उसमें ये था कि जो आपकी लीगल एज है ना, गर्ल की और बॉय की, आपकी गर्ल की एज लीगल एज है आपकी 21, और बॉय की आपकी बॉय की सॉरी बॉय की आपकी 21 है और गर्ल की आपकी 18 है। ठीक है। तो इसमें बात करी गई थी, इसको बढ़ाने की बात करी गई थी, पर वो नहीं बढ़ाई गई ड्यू टू सम रीजंस। तो पहले हम बेसिक न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या था इस न्यूज़ में। यही बोला गया, जो आपकी स्टीयरिंग कम्युनिटी है उन्होंने बोला है कि जो आपका चाइल्ड मैरिज है ना, चाइल्ड मैरिज का नंबर कम हुआ है, पर ज्यादा कम नहीं हुआ कंपैरेटिवली देखा जाए तो। हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो करना है, कोशिश हमारी ये रहेगी। वो हम आगे देखेंगे क्यों, क्या रीजन है क्यों हम इनको जीरो करना चाहते हैं। तो हम इसमें कवर करेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका ग्लोबल सिनेरियो और आपका लीगल प्रोविजन जो भी चाइल्ड मैरिज के हैं इंडिया में और वर्ल्ड में भी, वो हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका ना, बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको उसमें आंसर लिखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि देखा जाए ना, इंडिया में ऑल ओवर आपके सामूहिक बाल विवाह परफॉर्म किए जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया। मेजरली स्टेट्स पहले तो राजस्थान और हरियाणा देखे जाते थे, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या चेंज आया ट्रेंड्स में। तो इंडिया में अभी क्या स्टेज है, क्या फिलहाल ट्रेंड है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड देखे, तो देखा जाए तो है ना कहीं नंबर तो रिड्यूस हुआ है, नो डाउट नंबर रिड्यूस हुआ है। कहाँ आपका 47.4% था 2005 से 6 में लेके, बल्कि अब हो गया 26% हो गया आपका 15 और 16 के ट्रेंड में देखा जाए तो। कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो हुआ है, देखो लास्ट 5 ईयर में आप देखो 3.5% कम हुआ है टू रीच 23.3% आपका 2021 में लेके। किसने बताया? आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने डाटा दिया था। ठीक है। तो आपका वही बताया है, बट स्टिल 23% भी कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग नंबर है ना। देखा जाए तो अपने इंडिया की जनसंख्या जिस हिसाब से 140 करोड़ है, उसका आप 23% निकालोगे ना तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। 23% सुनने में कम लग रहा है। और आपका चलो ट्रेंड्स की बात करें कि अभी क्या फॉलोइंग कंडीशन है, तो 8 स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है चाइल्ड मैरिज। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जो टीवी सीरियल से एग्जांपल भी देखे तो राजस्थान हरियाणा टॉप पे रहता था, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शॉकिंग बात है कि 8 स्टेट जो है ना उसमें टॉप में आपका नहीं है राजस्थान हरियाणा। कौन में आपके टॉप में? आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, इन्होंने टॉप किया है। जहाँ पे लगभग मोर देन 40% वुमेन 20 से 24 की जो उनकी शादी कर दी जाती है बिलो द एज ऑफ 18। कहीं ना कहीं उनका सगाई कर दी जाती है ना, शादी बाद में कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं वो प्रोविजन तो है। तो ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने डाटा दिया था। स्टेट्स के बारे में बात करें तो कहाँ का रिड्यूस हुआ ये नंबर, इंक्रीज तो हुआ है पर रिड्यूस भी आपका एमपी में रिड्यूस हुआ है, राजस्थान में रिड्यूस हुआ है। तो ये सब स्टेट्स है ना रिड्यूसिंग वाले क्राइटेरिया मारे थे। यहाँ पे देखो 23% था 2021 में, अभी वो 23% कम हो गया, 30% पे आ गया है। कहाँ से? 32% से। और यहाँ पे भी आपका 35 से 25% पे आ गया है। ठीक है। देन ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आती है उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं 12 बिलियन पर ईयर नंबर है चाइल्ड मैरिजेस का। ठीक है, आप समझ रहे हैं काफी बड़ा नंबर। और ये हमारा ना एसडीजी गोल 5 का भी एक टारगेट है इसको, टू एलिमिनेट ऑल हार्मफुल प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस। ठीक है, ये हमारा एसडीजी गोल भी हो जाता है जो हमें 2030 तक टारगेट हमारा पूरा करने का। ठीक है।
और ये आप देख सकते हैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने कहा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर है, मतलब आउट ऑफ द जो भी चाइल्ड मैरिज हो रही है उसमें से 50% आपके चाइल्ड मैरिज इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। लीगल इंटरवेंशन की बात करें तो भाई इतना बड़ा एक ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन पर आपकी प्रथा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लीगल इंटरवेंशन भी आज तक कोर्ट ने भी कुछ तो चीज़ें करी होगी ट्राई करने की, इसको कम करने के लिए। तो कुछ चीज़ों में एक आपका मेजर आता है आपके प्रोविजन ऑफ की एक्ट है दो। एक तो आपका प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस आपका 2012, जिनका मेन एम आपका प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस ऑफ ह्यूमन एंड अदर राइट्स। और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एक आर्टिकल अभी बिल आया था 2021 में, जिसमें मैंने बात करी गई थी, जो अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि गर्ल्स की जो एज आई टीन उसको 21 कर देना चाहिए। तो ये आपका बिल आया था पार्लियामेंट में, बट इसमें भी सबकी रजामंदी नहीं मिली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हम चाइल्ड फीमेल है उनकी एज बढ़ाना चाहते हैं, क्या रीजन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो जो इनमें जो है ना आपके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वाली बात आती है, वो कैसे आ जाती है कि जैसे जो विमेन है वो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी फेस करेगी ना। एक एक लड़का है 18 साल का और एक लड़की 18 साल की होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मेल के पास तो एक वो रहेगा, एक आगे गैप सा रहेगा कि वो अभी भी पढ़ सकता है। पर लड़कियों का तो ये हो जाएगा कि भाई उनके 18 में शादी करानी है तो वो अपनी एजुकेशन कभी पूरी नहीं कर पाएगी। एजुकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर कहाँ से आएगा जेंडर एम्पावरमेंट, समझ रहे हैं आप। तो वही बात करी गई कि वुमेन फेस इनइक्वलिटीज व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उनकी जल्दी शादी कर दोगे तो ना एजुकेशन है ना एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं जॉब, देखा जाए तो जॉब मिलने में भी बहुत दिक्कत आती है अर्ली एज की वजह से। शादी अगर हो भी जाए, चलो 18 है और 19 में भी अगर शादी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं उनको जॉब, कंपनी को जॉब देने में ना कहीं हिचकिचाती है। ठीक है, इस बारे में बात करी गई है। और हायर एजुकेशन परसू ही नहीं कर पाती। अब 18 में आप शादी कर दोगे तो 18 में तो बच्चा जो भी होता है वो आपका मैक्सिमम आपका 12th क्लास में होगा या मैक्सिमम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। और अगर कोई पर्सन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएगी फीमेल। ठीक है। और आ जाता है कि बायोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों हम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है। तो एक रीजन तो यही हो जाता है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज के नुकसान होते हैं आपके, देखो ओवरऑल हेल्थ और आपका मेंटल वेलबींग पे काफी इफेक्ट पड़ता है इसका। जो आपकी मदर होती है ना उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेंजेस चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। आपका माल न्यूट्रिशन तो पहले ही है इंडिया में, साथ साथ और डिसीजेज होने के चांसेस रह जाते हैं। आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बेबी है ना इमेच्योर पैदा हो सकता है और उसको और प्रॉब्लम हो सकती है, और मदर की भी जान पे खतरा हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। स्कीम की बारे में बात करी जाए तो अभी अभी तक कौन कौन सी स्कीम लॉन्च कर दी गई है, तो बेसिकली अभी 3 स्कीम की बात करेंगे हम, जो अभी तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया। आपका सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, और आपका लास्ट ये सबको पता ही है बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो आपकी है सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपकी 2015 में लॉन्च करी गई थी फॉर वी प्रमोट द वेलफेयर आपका गर्ल चाइल्ड। ठीक है। यहाँ पे इन पेरेंट्स को एनकरेज कराया गया था कि आप है ना इन्वेस्ट करो कुछ पैसा थोड़ा सेविंग में बचा के, अपने गर्ल जो आपकी बेटी है उसकी फ्यूचर स्टडीज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी शादी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो एक अलग फंड में, और उसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। देन आपका सेकंड जो है बालिका समृद्धि योजना, इसमें बात करी गई थी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसमें भी यही था कि जो गर्ल्स है वो फाइनेंशियली वल्नरेबल सेक्शन है ना सोसाइटी का, तो उनको सपोर्ट के लिए बात करी गई थी। इसमें ये था कि आपका एनरोलमेंट और रिटेंशन ऑफ गर्ल, मतलब जो स्कूल होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी है उनमें एडमिशन की बात करी गई थी। ठीक है, आप शादी नहीं करा रहे हो 18 से पहले, पर उनके एजुकेशन पे भी आप उनके एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। तो उसके लिए बात करी गई इस वाली स्कीम में, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। इसका एम क्या आपका प्रॉस्पेरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रोवाइड देम में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। लास्ट हमारी होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें ये सुना ही होगा, ये तो आपने बहुत जगह स्लोगन भी देखा, इस पर गवर्नमेंट ने काफी फोकस भी करा था इसके एडवर्टीजमेंट पे। तो ये आपकी 2016 में एस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ये देखो ये बता भी रहे हैं। इसमें यही बात करी गई थी आपका सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ये आपकी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और इंक्लूसिव इकोसिस्टम टाइप सिस्टम बनाती है ऑल ओवर, आपके प्रमोट गर्ल सेफ्टी। ठीक है, आफ्टर दे आर बोर्न, ये सब बातें थी। ठीक है, हमारा आज वो वाला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था आपका आर्टिकल आंसर राइटिंग के लिए। सेकंड हमारा भी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट लॉन्च कर दी है, पब्लिश कर दी गई है। कौन करता है इसको पब्लिश, आपका आईईए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये आपका एनुअली एनर्जी एनालिसिस और प्रोजेक्शन देती है ताकि हमें आपके जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हेल्प हो सके। तो इसने अभी क्या ट्रेंड दिया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वही बताया कि इसने कि अभी तक है ना हमारा सबसे बिगेस्ट ट्रेंड्स इन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं पहले हम। उसकी वजह से क्या आपका एनर्जी सिक्योरिटी, एमिशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखा जाए तो इसके हाईलाइट कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से हाईलाइट कि क्या कंक्लूजन आया, क्या रिपोर्ट ने फाइंडिंग्स दिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो फाइंडिंग दी है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इज एंटरिंग अ न्यू एनर्जी कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने पूरा
कॉन्टेक्स्ट आपका ना पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। और आपका जियोपॉलिटिकल हजार्ड्स के बारे में बात करें तो देखो, जो वेरियस फूल एंड टेक्नोलॉजीज है ना, उनमें भी हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी हमारा मेन गोल क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना, आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे कन्वर्ट कर सके। और आपका जो नॉन रिन्यूएबल में कौन आता है, आपके कोल है, पेट्रोलियम है, इनका सोर्स हम एज अ कम यूज करें फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बजाय कि उसका बल्कि हम रिन्यूएबल जो आपका विंड विंड है, सोलर है, उनका यूज ज्यादा कर दें फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो वो सब ट्रेंड है ही। तो इसने बोला क्या है कि एलएनजी आपका है, जो सेकंड हाफ में ये सब इन्होंने बताया गया है कि जो एलएनजी आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। और रिपोर्ट ने क्या दिया है कि जो आपका लो एमिशन एनर्जी सोर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपका हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। तो आपका जो हाफ ऑफ द एमिशन है उसमें से जो एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है उसका कम से कम हाफ आपका 2030 तक वहां से आ रहा है। आपका लो एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, आपका जो ये रिन्यूएबल होते हैं ना, इनकी बात करी गई है। मीनवाइल आपका कोल है, ऑयल और गैस है, इनकी भी डिमांड अभी भी है ना कम नहीं हुई है, इनकी इनकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी, अभी पीक पे जाएगी। ठीक है। बाकी ये सब नॉर्मल चीजें हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस वाले चार्ट में बताया रखा है कि अभी भी देखोगे ना आप, देखो कोल अभी भी है ना, कोल पेट्रोलियम अभी भी देखो मेजर पार्ट रिटेन कर रहे हैं चीजें। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को कम करना है। बाकी बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या आया ही है फंडिंग, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया का ना एनर्जी डिमांड आपका बढ़ने ही वाला है इन कमिंग ईयर्स। ठीक है। भाई हम भाई ग्लोबल आपकी इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ सेक्टर हमारा बूम कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो वही सब इन्होंने बताया। और एक एक इफेक्ट बताया कि आपके 12,000 कार है आपकी डेली का, आपका ट्रैक इंडिया के उस पे आने वाली है रोड्स पे 2035 तक, 12,000 कार और डेली ही। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये सब बताया गया। देन आपका 2035 तक ये बताया गया आयरन और स्टील प्रोडक्शन की ग्रो आपकी 70% तक बढ़ेगी, बाय 70% है, 70% से बढ़ेगी। और आपका नियरली 55% आपका सीमेंट आउटपुट है जो उसका कंजम्पशन। और एयर कंडीशनर आपने देखा ही होगा, जो एसी है ना, जो आप 5-7 साल पहले देखते थे ना और अभी जो देखते हो, कितना ह्यूज ड्रास्टिक चेंज आया। जो आपका 5 से 10 साल पहले घरों में एसी होया करते थे ना, बहुत रेयर होता था कि किसी मोहल्ले में किसी 2-4 घरों में होता था। अब तो सब घर में एसी, सब में ये भी नहीं कि एक एक, अब तो 2-2 3-3 एसी है घरों में। तो उसके अलावा एनर्जी की डिमांड तो आएगी ना, चलेंगे तो बिजली से, तो वो बढ़ रही है उसकी वजह से कंजम्पशन। ठीक है। एंड थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो इसमें बताया गया है कि आपकी 35% तक और एनर्जी डिमांड बढ़ेगी इंडिया में। और कैपेसिटी आपकी ट्रिपल होगी 1400 वाट तक। ठीक है। और कोल के बारे में बात करिए, अभी भी हम कोल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं कंजम्पशन में, क्योंकि हमारा मेजर अभी भी है ना वहीं से आ रहा है, रिन्यूएबल से अभी हमारा इतना नहीं आ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन। अभी भी हम नॉन रिन्यूएबल पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उसके लिए बाकी कंट्रीज हमें मतलब उससे पॉल्यूशन तो होता ही है, पर क्या करें। तो वही बताया गया कि कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये क्या है कि जो कोल से जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है अभी भी वो 15% और बढ़ेगी, कम तो अभी नहीं होगी। क्योंकि अभी भी कोल है ना जो आपका 40% ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके स्टील सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लांटों में। 2023 तक का डाटा है, और 2035 तक ये बोला है कि 50% तक और बढ़ेगा अभी। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक मतलब एक थोड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ है, मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी क्योंकि ये वन लाइनर टाइप है आपके। तो इसमें बात करी गई थी पीएफएस। पीएफएस क्या होता है, आपका पॉलीफ्लोराइड एल्काइल सब्सटेंस। पहले तो एक केमिकल कंपाउंड है जो आपका जो कोटिंग नहीं होती टेफलॉन, आपके नॉन स्टिक पैन होते हैं उसके अंदर इसकी कोटिंग्स होती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत जगह यूज होता है, पर एक जो अपने घरों में जो आपका नॉन स्टिक पैन होता है ना, उसमें इसकी कोटिंग यूज होती है टेफलॉन वाली, ये पीएफएस। ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, क्यों आई है ये न्यूज। तो अभी जो एमआईटी है ना, एमआईटी के कुछ केमिस्ट है वहाँ पे, उन्होंने डाटा आपका सर्वे करा था, उसमें ये पता लगा है, शॉकिंग न्यूज ये है कि जो आपका केमिकल कंपाउंड है ना पीएफएस, वो आपके हर फूड पैकेजिंग हर कंपाउंड में मिला है, बॉडी के हर प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट में मिल रहा है तो कहीं आपके खाने में मिल रहा है, तो खाने मिल रहा है तो हमारे पेट में भी जाएगा, तो पेट में जाएगा तो हर ह्यूमन में देखा जा रहा है। तो आप वेरी शॉकिंग बात है, कहीं ना कहीं केमिकल कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि पीएफएस का यूज कहाँ होता है आपका, कहाँ फायर फाइटिंग वाले फॉर्म्स में होता है, माइक्रोवेव में होता है, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग पेंट में होता है, हर जगह ही है। आप देखोगे ना, कॉस्मेटिक, पेस्टिसाइड, फोटोग्राफी, फास्ट फूड पैकेजिंग, नॉन स्टिक, ये मैं आपको समझा रहा था। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले कि पीएफएस है क्या। तो ये ह्यूमन मेड केमिकल कंपाउंड है आपका, जो आपका वेरियस इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एप्लीकेशन है इसका। फर्स्ट टाइम ये 1940s में यूज करा था आपके 100 ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें इसको, तो इसको फॉरएवर केमिकल भी बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से ना ब्रेक नहीं करता, नेचुरली टूटता नहीं है। तो ये रहता ही है पूरी अपनी फूड चेन में मान लो, या फिर डेली चीजों में। तो यहाँ पे इसका कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड होता है, इसमें आप समझ ही गए होगे।
विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई दे आर, तो डिग्रेड नहीं होता इजीली। तो ये कोटिंग जो होती है ना आपकी उस पैंट्स में, ये डिग्रेड नहीं होती, तो वो ये, पर वो अल्टीमेटली धीरे धीरे तो रिश्ते ही है खानों में। तो वही बताया है कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, केमिकल स्टेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस टू हीट एंड ग्रीस वाटर, ये सब बताया गया इन्होंने। और आपका एप्लीकेशन की बात करें तो वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक और कारपेटिंग और आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट और फायर फॉर्म में वो बताई दे, मैंने वहाँ यूज होता है। तो इसको मतलब ये है कि आपके पैन जो हो रहा है, नहीं थोड़ा सा एक रेमेडी बता रहे हैं कि जो आपके नॉर्मल पैन होते हैं ना नॉन स्टिक, उसके बजाय आप कोशिश करिए कि जो आपके जो कास्ट आयरन के होते हैं या स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं सिरे में, इनको यूज करो, ताकि कहीं ना कहीं वो फिर हमारे खाने में कम जाएगा तो हमारी बॉडी में भी कम जाएगा। इम्पैक्ट की बात करें तो काफी इम्पैक्ट है इसके। देखो आपके कहीं ना कहीं खाने में आ रहा है, तो हवा में भी आ रहा है, पानी में भी आ रहा है, सॉइल में भी आ रहा है, तो बस तो आप सकते ही नहीं हो इससे, कोशिश कम ही कर सकते हो इसका कंजम्पशन किसी डायरेक्ट तरीके से। तो इससे मतलब नुकसान क्या हमारी बॉडी पे, तो एक तो ये सबसे बड़ा डिक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, बच्चों में काफी डेवलपमेंट इफेक्ट्स में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपका इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ये है मेजर, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। देख सकते हो आप इसका, ये बता रखा है देखो, किडनी पे फर्क पड़ता है, लोअर ये फर्टिलिटी पे फर्क है, बीपी बढ़ता है आपका, वैक्सीन रिस्पॉन्स कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वही सब बताया हुआ है आपका, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो कोशिश करो आप कम यूज करो। तो इसकी वजह से ना एक बीमारी भी होती है आपकी, टेफ्लॉन फ्लू। टेफ्लॉन फ्लू क्या होती है, जो आपका पैन होता है ना, तो उसमें जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जब उस खाने को या किसी भी प्रोडक्ट को उसमें गर्म करा जाता है, तो वो हीट होने के साथ साथ अगर वो टॉक्सिक फ्यूम ओवर हीट हो जाते हैं, तो उसमें से टॉक्सिक टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं उस पैन में से आपके, तो उसको जब इनहेल करते हैं ना, तब होता है आपका टेफ्लॉन फ्लू। उससे क्या क्या नुकसान होते हैं आपके, नुकसान के मामले में भी बता देता हूँ मैं आपको, बताएंगे। तो ओवर हीट करते हैं ना जब अपने नॉन स्टिक पैन को, तो वो टेफ्लॉन अपनी प्रॉपर्टी लूज करने लग जाता है और वो टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस करने लग जाता है। जब देखो 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है ना, तब और हार्मफुल केमिकल का काम है आपका पैराफ्लोरिक फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है फ्यूम्स के थ्रू। ठीक है, तो इससे देखो ये सब इसके सिम्टम है, आपका क्या हेडेक है, सर दर्द होगा, बुखार होगा, कांपना हो सकता है शरीर में आपका, सांस लेने में दिक्कत होगी, मसल पेन हो सकता है, कमजोरी आएगी, चेस्ट टाइटनिंग होगा, खांसी होगी, थर्स्ट प्यास लगेगी, स्वेटिंग पसीना बहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ बात है कि टेस्ट में भी मतलब रुकावट का काम करता है, अनप्लेजेंट टेस्ट देगा आपको। तो आप कोशिश करिए कि आपका नॉन स्टिक पैन को अवॉइड ही करिए, आपका कास्ट आयरन का यूज कर लीजिए। ठीक है, देन हमारे ना दो स्पीशीज के बारे में दो स्पीशीज के बारे में आपके आर्टिकल आए थे, वो आपसे मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो हुल्लक गिबन, ये इसके बारे में क्या आया था कि अभी है ना, अभी हम जो असम है ना आपका, असम, वहाँ पे जो आपका ये आपका नॉर्थ, ये आपका एनएफटी है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेड ट्रैक, तो यहाँ से एक ब्रिज पास कर रहे हैं। ये देखो ये बताया कि कैनोपी ब्रिज बना रहे हैं इनके लिए, हुल्लक गिबन के लिए। तो उनके बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हुल्लक गिबन के बारे में बात करें तो ये इनकी जो आपकी लोकेशन है वो कहीं फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप से आपका कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं आपके एशिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले, साउथ ईस्टर्न एशियन। 20 स्पीशीज आउट ऑफ द 20 है ये। ठीक है, गिबन स्पीशीज की, ये एंडेमिक नहीं है, ये सिर्फ है ना इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके म्यांमार में मिलते हैं, बांग्लादेश में भी है, चाइना में भी है। इट इज इकलौता एप है जो इंडिया में पाया जाता है। लोकेशन की बात करें, असम में भी है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश, मेजरली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया सारा ही है उसमें है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। इसके लिए एक आपकी हुलोगन गिबन सेंचुरी भी है असम में, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर में आपके हुलुक गिबन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द सेंचुरी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हुलुक गिबन्स। ठीक है, आप इसके दो कैटेगराइजेशन है, आपका ईस्टर्न हुलुक गिबन है आपका, और आपका एक ये भी है वेस्टर्न हुलुक गिबन, ये इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, वो आप देख लेना। फीचर के बारे में बात करें तो थोड़ा इनमें ना डिफरेंस होता है देखने में, फिजिकल फीचर में। तो आपका जो मेल और फीमेल होता है ना, इनमें देखने फर्क होता है, ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है। तो जो मेल होता है ना, उसका जो फर होता है ब्लैक इन कलर होता है, देखो बता रखा है, मेल्स आर ब्लैक कलर्ड विद रिमार्कर, ये आपके व्हाइट कलर के ब्रोज होते हैं इनका। जो फीमेल होती है वो तो आपके अलग कलर के, देखो ब्राउनिश है थोड़ा सा। ठीक है, देन वो बता रखा है डायरनल है, मतलब दिन में अपना फूड कलेक्शन करते हैं, डायरनल मतलब दिन में घूमते हैं अपने काम के लिए। आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ पे रहते हैं यूजुअली। ठीक है, मोनोगैमस आपका सेम पार्टनर रहता है इनका थ्रू आउट द लाइफ। फीचर के बारे में बात करें तो जो ये बात आपका थोड़ा स्क्रीमिंग के थ्रू बात करते हैं, वोकलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, ये सब बता रखा है। इनकी लाइफ स्पैन 25 साल तक की, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज है, आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड इनमें देखा जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आपका आईयूसीएन रेड लिस्ट में आपका जो ईस्टर्न वाला है वो वल्नरेबल है, और आपका वेस्टर्न वाला वो एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में लाई करता है। शेड्यूल 1 में आते हैं दोनों, ये आपके 1970 का डब्ल्यू वाले एक्ट में आपके शेड्यूल 1 में लाई करते हैं लिस्ट में। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है अफ्रीकन पेंगुइन, ये हमारा है ना डाउन टू अर्थ से उठाया है मैंने।
डाउन टू अर्थ में इसके लिए आर्टिकल ये आया था कि है ना इनका नंबर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, देखा जा रहा है कि इनका काफी नंबर कम होता जा रहा है। तो इसके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिक इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देख के समझ गए होंगे कि ब्लैक स्ट्रिप्स होती है आपके वाइट, आपके चेस्ट पे कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं, पिंक लैंड्स होते हैं, ये सब बताया गया। जो मेल होता है वो साइज में ज्यादा होता है। आपने देखा था क्वेश्चन आया था ना यूपीएससी में एलिफेंट से रिलेटेड, तो यहाँ से भी आ सकता है। स्पीशीज तो फेवरेट टॉपिक है ना एनवायरमेंट वाला, जीएस3 एनवायरमेंट। हैबिटेट की बात करें तो यूजुअली फाइंड बिटवीन आपका 40 किलोमीटर जो शोर होता है वहां से 40 किलोमीटर तक की रेंज में देखे जा सकते हैं। कोस्टल हैबिटेट्स है बेसिकली इनका। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका अफ्रीका वाले मेनलैंड में तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपके नामीबिया में भी है, अल्गोआ बे और साउथ अफ्रीका वाला एरिया है उसमें मिलते हैं। फीचर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली अपने बुरोज में रहते हैं और ये सब बता रहेगा ताकि एक्सट्रीम जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर हीट है ना उसको काउंटर कर सके। लाइफ स्पैन की बात करें तो 20 साल इनकी लाइफ स्पैन होती है। बेसिकली आपके फिश, सार्डिन और एंचोवी पर रिलाई करते हैं खाने के लिए। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड आईयूसीएन वाली लिस्ट में रिलाई करते हैं। थ्रेट्स किससे है, मतलब थ्रेट्स तो वही है ग्लोबल वार्मिंग आपका, जिसकी वजह से मरीन जो एटमोस्फेरिक एनवायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनके लिए भी वो थ्रेट हो जाता है। आज का हमारा ये लास्ट आर्टिकल है ट्राइब। ट्राइब हमारा सॉली का ट्राइब है एक, उसके बारे में आर्टिकल था, तो हम इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें बात ये गई थी अपना इंडिजिनियस ग्रुप है अपना इंडिया का है, फॉरेस्ट ज्वेलिंग है, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है आपका, यहाँ ये इंपॉर्टेंट, आपका तमिलनाडु और आपका कर्नाटक वाले रीजन में मिलता है। सॉलिका का बेसिकली लिटरल सेंस अगर मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ द बैम्बू। तो अब नाम है तो इससे कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा बैम्बू कल्टीवेशन या फिर, ठीक है वो सब है। तो थोड़ी सी इनके बारे में बात करें कहाँ मिलते हैं। आपका ये पेरिफेरल फॉरेस्ट आपका कौन से वाला, आपका बिलगिरी रंजना हिल्स और आपका माले माहेश्वरा हिल्स, यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एक आपके टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहती है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ ने इनको पास दे रखा है। और 2011 की सेंसस के बारे में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा नंबर आपका कर्नाटक में था, देन आपका तमिलनाडु में था, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में बात करी जाए तो आपकी द्रविडियन आपकी ये बोलते हैं आपकी सोलगा, ठीक है। कन्नड़ा भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं। सिंगल रूम में रहते हैं आपके बैम्बू और मड के घर बना के, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लाइक करिए करिए हमारे वीडियो को ताकि हम मोटिवेटेड रहे, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।